Good evening, friends. I am Pradeep, your maths faculty. Today we are discussing the next topic, next session. आज हम एक प्रैक्टिस सेट डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स का। जैसे कि हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। टू गेन 8% आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%, बाय व्हाट परसेंट कॉस्ट प्राइस शुड बी इंक्रीज्ड, यहाँ पर मिस्टेक है, इंक्रीज्ड इन द लिस्ट प्राइस। इंक्रीज इन द लिस्ट प्राइस। 10% की छूट देने के बाद 8% लाभ प्राप्त करने के लिए सूची मूल्य में लागत मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा मैं बेसिक बता दूं आप लोगों को। जो आपका डिस्काउंट है, जो आपका डी डिस्काउंट है, डिस्काउंट आपका एमआरपी पर दिया जाता है, ऑन एमआरपी, मार्केट रिटेल प्राइस पे अंकित मूल्य पर। और जो आपका प्रॉफिट और लॉस देखा जाता है, प्रॉफिट और लॉस, वो आपका सीपी पर देखा जाता है, सीपी पर कैलकुलेट किया जाता है। तो देखते हैं, अगर सीपी पर हम प्रॉफिट कंपेयर करें, सीपी पर हम प्रॉफिट देखें, सीपी पर प्रॉफिट देखें, प्रॉफिट परसेंट, तो ये हमारा एसपी बन जाता है। सीपी पर हम प्रॉफिट देखें, प्रॉफिट परसेंट, तो हमारा एसपी बन जाएगा। ऐसे ही हम एमआरपी पर डिस्काउंट दें, डिस्काउंट परसेंट, तो भी हमारे ये एसपी बन जाता है। यानी ये दोनों इक्वेशन इक्वल्स होंगी, सीपी पर प्रॉफिट परसेंट और एमआरपी पर डिस्काउंट, ये दोनों हमारे इक्वल होंगे। तो यहाँ आप वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ से सीपी और एमआरपी का जो रिलेशन आएगा, सीपी और एमआरपी का रिलेशन जो आएगा वो डिस्काउंट परसेंट अपॉन प्रॉफिट परसेंट। और दोनों चीज़ें कैलकुलेट जो करेंगे हम 100 पर करेंगे, 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस प्रॉफिट। तो यहाँ से फॉर्मूला जो निकल के बनता है वो क्या निकलता है, जब हम सीपी और एमआरपी का रेशियो लेंगे, सीपी और एमआरपी का रेशियो लेंगे, सीपी और एमआरपी का रेशियो लेंगे, तो हम रिवर्स कर देंगे। सीपी पे जो देखेंगे वो हम क्या देखेंगे, डिस्काउंट परसेंट, और एमआरपी पे जो देखेंगे हम वो प्रॉफिट या लॉस परसेंट। तो देखते हैं, यहाँ पे जो डिस्काउंट है वो 10% का है, तो हमें 100 पे ही देखना है। 100 पे 10% का डिस्काउंट देंगे तो कितना आएगा, 90%। तो यहाँ जो सीपी के नीचे आएगा वो 90%। एमआरपी देखते हैं, एमआरपी प्रॉफिट जो है 8%, देखो रेशियो निकालना है तो रिवर्स कर देते हैं कंडीशन। 8% प्रॉफिट, 100 प्लस 8 108, 108%। तो ये रेशियो आ गया सीपी और एमआरपी का। तो ये 18 से डिवाइड हो जाएगा, 18 5 से 90, 18 6 जा 108, 5 to 6, 5 से 6 का मतलब आप जानते हैं 20%, यानी 20% इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। यहाँ से अगर सीपी 5 है और एमआरपी 6 है तो 1 इंक्रीज कर दिया, 1, यानी 5 पर 1 इंक्रीज, 5 पर 1, यानी ये कितना होता है 1/5, 20%। दिस विल बी आंसर। तो हमें जो लागत मूल्य में 20% का इंक्रीमेंट करना होगा सीपी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कुकर इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 16% इफ इट हैज बीन सोल्ड फॉर 20 मोर, 20% वुड हैव बीन गेन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कुकर इज। एक कुकर को 16% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 20% अधिक के लिए बेचा गया, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, 20% नहीं आएगा, यहाँ 20 रुपीज़ आएगा, 20 रुपीज़ मोर, 20 रुपये अधिक, 20 रुपीज़ मोर, 20 रुपये अधिक के लिए बेचा गया तो 20% लाभ प्राप्त किया जाएगा। कुकर का क्रय मूल्य क्या है, तो स्टार्ट में हमें सीपी जो है 100 मानना है। सीपी कितना मानना है, 100। किसी भी आर्टिकल का सीपी कितना, 100, यानी इस कुकर का जो सीपी होगा वो 100% होगा, 100%। ओके, तो इस कुकर को कितने में बेचा गया था, 16% के प्रॉफिट पर 16% प्रॉफिट। अगर 100 पे 16% प्रॉफिट तो कितना हो जाएगा, 116%। सेम
अगर इसे 20 रुपये अधिक में बेचा जाए 20 रुपीज़ मोर, तो कितने का प्रॉफिट होगा 20%। तो यहाँ पर अगर 20% का प्रॉफिट होगा 20 रुपये ज़्यादा में बेचने पर, तो 100 पे 20% कितना होगा 120। तो आप देखिए यहाँ से कितने परसेंट का गैप है, यहाँ से परसेंट जो है आप देखें 4% है, 4% का प्रॉफिट। लेकिन रुपीज़ कितने बढ़ाए हैं, रुपीज़ जो इंक्रीज़ किए हैं वो 20 रुपीज़ मोर में, यानी 4% की वैल्यू जो है 20 रुपीज़, 4% की वैल्यू जो है 20 रुपीज़। तो आपका 1% कितना आएगा, 1% आएगा, 4 से डिवाइड कर दीजिए 5। अगर 1% 5 है तो 100% कितना आएगा, दोनों साइड 2 जीरो लगा दीजिए आप, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर 2 जीरो दोनों साइड लगा दीजिए, दोनों साइड 2 जीरो लगा देंगे तो 500 इसका आंसर होगा, 500 विल बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं इस क्वेश्चन की थोड़ी सी ट्रिक भी बता देता हूँ। ट्रिक क्या है, एक ही आर्टिकल को दो अलग अलग प्रॉफिट परसेंट पर बेचा जाए, सेल किया जाए। एक ही आर्टिकल को 2 टाइम्स सेल किया जाए, 2 टाइम्स सेल कर रहा है। जैसे कि मैंने बोल दिया फर्स्ट प्रॉफिट परसेंट, सेकंड प्रॉफिट परसेंट। तो एक आर्टिकल को 2 बार बेचेंगे तो 4 कंडीशन बनेगी, या तो पहले वाले केस में प्रॉफिट परसेंट, दूसरे वाले में भी प्रॉफिट परसेंट, यहाँ पर पहले वाले में प्रॉफिट, दूसरी कंडीशन में लॉस, या फिर लॉस और लॉस, 3 कंडीशन बन सकती हैं। प्रॉफिट प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस, लॉस लॉस, या फिर लॉस को आगे लिख लो, प्रॉफिट को बाद में लिख लो, एक ही कंडीशन है वो तो, यानी प्रॉफिट प्रॉफिट, लॉस लॉस, प्रॉफिट लॉस। जब भी सेम कंडीशन होगी, प्रॉफिट प्रॉफिट, लॉस लॉस, जब सेम कंडीशन होगी तो हमें लेना है परसेंटेज का डिफरेंस। क्या लेना है, डिफरेंस। लेकिन कंडीशन अपोजिट होगी, प्रॉफिट और लॉस, तो इसमें करना है ऐड, इन दोनों कंडीशन में करना है डिफरेंस, इन दोनों कंडीशन में क्या लेना है, डिफरेंस, परसेंट का डिफरेंस, और इस वाली कंडीशन में ऐड करना है, ऐड। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या था, पहले बेचा था 16% प्रॉफिट पर, पहले कितने 16% प्रॉफिट, और बाद में 20% प्रॉफिट पर बेचा था, लेकिन कितने रुपए बढ़ा दिया था 20 रुपीज़। तो कंडीशन जो है प्रॉफिट प्रॉफिट वाली है, पहली कंडीशन में भी प्रॉफिट और दूसरी कंडीशन में भी प्रॉफिट, यानी पहले 16% का प्रॉफिट, दूसरी कंडीशन में 20% का प्रॉफिट, सेम कंडीशन में माइनस कर देंगे, सेम कंडीशन में माइनस, यानी 20 और 16 में डिफरेंस होगा 4% का होगा। इस 4% की वैल्यू जो रुपीज़ लेस है या मोर है उसको रख दीजिए, 4% की वैल्यू 20, 1% कितना आएगा, 1% आपका आएगा 5, और 100% जो आएगा आपका 500। ये दूसरे मेथड से हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, देयर इज 81 लीटर प्योर मिल्क इन अ कंटेनर, 1/3 ऑफ मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय वाटर इन द कंटेनर, अगेन 1/3 ऑफ मिक्सचर इज एक्सट्रैक्टेड एंड इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द न्यू मिक्सचर। एक पात्र में 81 लीटर शुद्ध दूध होता है, 1/3 दूध को कंटेनर में पानी से बदल दिया जाता है, फिर से 1/3 मिश्रण निकाला जाता है और समान मात्रा में पानी मिलाया जाता है। नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है, मिक्सचर का क्वेश्चन है ये। एक प्रोसेस को 2 बार किया गया है, कंटेनर में जो मिल्क है, मिल्क वो 81 है, 81, पहले 1/3 पार्ट मिल्क का निकाला गया और वाटर से रिप्लेस कर दिया, सेम क्वांटिटी उतना ही वाटर, फिर इस प्रोसेस को अगेन एक बार और किया गया है, यानी ये प्रोसेस जो की गई है टोटल 2 टाइम्स की गई है, 2 बार की गई है। देखो एक्चुअली में आपसे अगर क्वांटिटी पूछता, क्वांटिटी, तो इस 81 लीटर का यूज मैं करता, लेकिन यहाँ पर इसने क्या पूछा है, मिल्क और वाटर का रेशियो मिल्क और वाटर का रेशियो पूछा है, तो इस 81 लीटर की मुझे ज़रूरत नहीं है, इस 81 लीटर का मैं यूज नहीं करूँगा। ओके, देखते हैं फिर कैसे करेंगे। 1/3 का मतलब कितना होता है, 1/3, 1/3, 1/3, यानी 1/3 दूध निकालेंगे। ये 3 का मतलब क्या होता है, ये टोटल पार्ट होता है, टोटल। स्टार्ट में जो कंटेनर में है ना, पात्र में, कंटेनर में प्योर मिल्क है, प्योर मिल्क, कैसा मिल्क है, प्योर, प्योर मिल्क है, यानी अगर मिल्क की मात्रा 3 होगी तो इसमें से 1 लीटर मिल्क निकाल लेंगे और वाटर रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ से देखते हैं टोटल जो मिल्क है वो 3 है, 3 में से 1 मिल्क निकालेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ टोटल मिल्क था
टोटल मिल्क, और ये क्या था, रिमेन मिल्क जो बचा है। लेकिन ये प्रोसेस कितनी बार की गई है, ये प्रोसेस जो की गई है 2 टाइम्स की गई है। कितनी बार, 2 बार। तो आप एक बार और अगेन कर दीजिए 3 से 2, और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 2 4। यानी स्टार्ट में जो मिल्क की मात्रा थी वो 9 थी, लेकिन बाद में कितनी बची है, 4। लेकिन इसके डिफरेंस में क्या है, इसमें जो 9 और 4 में जो डिफरेंस है यानी 5, ये जो 5 जो होगा आपका वाटर होगा। यानी फाइनली मिल्क की मात्रा जो होगी मिक्सचर में, फाइनल मिल्क यानी दूध जो होगा मिल्क, वो कितना होगा आपका, मिल्क जो होगा 4 होगा। और टोटल मिल्क 9 था, अगर टोटल मिल्क 9 है, फाइनल में 4 बचा है, तो आप कहेंगे इसमें ये वाटर की मात्रा कितनी होगी, 9 - 4 यानी 5, यानी वाटर जो होगा 5 होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, 4:5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 72. द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज दैट सब्जेक्ट आर 70 and 75 रिस्पेक्टिवली. द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास, एक कक्षा में 50 छात्रों के औसत अंक 72 हैं। उस विषय में लड़के और लड़कियों के औसत अंक क्रम से 70 और 75 हैं। कक्षा में लड़कों की संख्या क्या है। तो जब भी मिक्सअप की बात होगी, जब भी जहाँ भी मिक्सअप हो रहा होगा वहाँ एलिगेशन लगाएंगे हम। जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात चल रही है, 50 स्टूडेंट है, कितने, 50 स्टूडेंट। यहाँ पर क्लास का एवरेज दिया है, सभी का एवरेज दिया मिक्स करके, बॉयज़ और गर्ल्स का। यहाँ इंडिविजुअल बॉयज़ का एवरेज और गर्ल्स का एवरेज दिया गया, यानी जो ये एवरेज है वो मिक्स करके है बॉयज़ और गर्ल्स का। तो ऐसे केस में हमेशा हम एलिगेशन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, एलिगेशन। तो मुझे पता है बॉयज़, ये बॉयज़ का एवरेज कितना है, जो बॉयज़ का एवरेज मार्क्स है वो 70 है, बॉयज़ का एवरेज मार्क्स 70, और गर्ल्स का एवरेज मार्क्स कितना है, गर्ल्स का एवरेज मार्क्स जो है 75 है। कितना है, 75। आपके पूरी क्लास का एवरेज क्या है, पूरे स्टूडेंट का 72। एलिगेशन में क्रॉस में डिफरेंस निकालते, क्रॉस में यानी 72 में से 70 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2। यहाँ पे बड़े नंबर में छोटे नंबर को माइनस करते हैं, 75 में से 72 माइनस करेंगे कितना आएगा, 3, यानी 3:2। बॉयज़ और गर्ल्स जो होंगे वो 3:2 में होंगे। अगर बॉयज़ की संख्या 3 है तो गर्ल्स की 2 होगी। अगर बॉयज़ की संख्या मैं 3 2 या 6 बोलूँ तो गर्ल्स की कितनी होगी, 2 2 4। लेकिन टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 50, यानी 3 और 2 5, 3 और 2 5, यानी 5 की वैल्यू कितनी है, 50। यानी ये 50 कितना टाइम्स है, 10 टाइम्स है, 10 टाइम्स, यानी 10 गुना है। तो एक एक जीरो लगा दो, इसमें भी एक जीरो, इसमें भी एक जीरो। आपसे पूछा क्या है, कक्षा में लड़कों की संख्या, तो कक्षा में लड़कों की संख्या बॉयज़ के नीचे ये बॉयज़ की संख्या, गर्ल्स के नीचे गर्ल्स है, यानी बॉयज़ की संख्या जो होगी वो 30 होगी। दिस विल बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ग्रेटेस्ट नंबर विल डिवाइडेड 3026 एंड 5053 लीविंग रिमाइंडर्स 11 and 13 रिस्पेक्टिवली। कौन सी सबसे बड़ी संख्या 3026 और 5053 को विभाजित करेगी, जिससे क्रम से 11 और 13 शेष रहेगा। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, स्मॉलेस्ट नंबर, लीस्ट नंबर के लिए हम हमेशा लेते हैं एलसीएम, लीस्ट नंबर के लिए हमेशा हम लेंगे एलसीएम, लेकिन ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हमेशा हम लेंगे एचसीएफ। क्या लेंगे, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन मल्टी फैक्टर, एचसीएफ। तो यहाँ देखते हैं 3026, दो नंबर जो है 3026 है, नेक्स्ट नंबर जो है 5053। इनमें जो लीविंग रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर इसमें 11 बचता है, इसमें 13, तो पहले इस रिमाइंडर को माइनस कर दीजिए, 11 और 13 रिमाइंडर माइनस कर दीजिए। तो यहाँ जो बनेगा 3015 और यहाँ से जो बनेगा 5040। अब हम इन दोनों का एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ लेने के काफ़ी तरीके होते हैं, इनका फैक्टर लो, इसके भी फैक्टर लो, दोनों के फैक्टर लेंगे और उसके बाद क्या होगा, दोनों के फैक्टर, इसका भी फैक्टर, इसके भी फैक्टर, फैक्टर के बाद आप देखेंगे दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, वही एचसीएफ होगा। लेकिन अगर हम ऐसे करते हैं तो टाइम टेकिंग काफ़ी हो जाएगा। हम देखेंगे इसमें डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, इसमें आप डिफरेंस ले लीजिए। इन दोनों में डिफरेंस जो आप चेक कीजिए, 40 50 25, 50 - 30 20, यानी 2025। अब ये जो डिफरेंस आता है, ये जो डिफरेंस आता है, तो आप हमेशा आंसर चेक कीजिए। जो आंसर जो होगा एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ इसी डिफरेंस का फैक्टर होता है। क्या होता है, इसी डिफरेंस का फैक्टर होता है। तो 2025 का फैक्टर
क्या 2025 में 60 आएगा? 2025 में 60 आएगा? आपने इसमें जीरो छुपा है, लास्ट में जीरो है नहीं, तो 4 वाला आंसर नहीं होगा। 30 में भी लास्ट में जीरो है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 18 को देख लेते हैं। 18 देखो, इसमें 18 जो है, क्या 18 मिल पाएगा? आप कहें 18 में 2 इंटू 9 18 होता है, 2 इंटू 9 18 होता है। ये आपका होता है 33 इंटू 10, 3 इंटू 10, और ये होता है आपका 6 इंटू 10। तो लास्ट में तो जीरो इसमें था नहीं, इसमें भी जीरो नहीं है, उसमें 2 से डिवाइड क्या कहता है? लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए, 2 से डिवाइड होना चाहिए, 2 भी नहीं है। लेकिन आपको ये भी पता हो ये 45 का स्क्वायर है, 45 का स्क्वायर है यानी 45 इंटू 45 है, तो यानी 45 इसका फैक्टर है, तो दिस विल बी आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वो नंबर क्या होगा, विच ग्रेटेस्ट नंबर, वो होगा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ शुगर in which sugar cost 20 per kg and 15 per kg should be mixed so that there will be neither profit nor loss on selling the mixed sugar at the rate of 16 per kg each। शुगर की मात्रा का अनुपात जिसमें चीनी की कीमत 20 प्रति किलो है और 15 प्रति किलो है, मिलाया जाना चाहिए ताकि 16 प्रति किलो की दर से मिश्रित चीनी को बेचने पर ना तो हानि होगी ना ही लाभ होगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को। अभी मैंने एक बात बताई थी, जब भी मिक्स की बात होगी, जब भी मिक्सचर की बात होगी, हमेशा एलिगेशन लगाएंगे। पहले बॉयज और गर्ल्स थे एक क्लास में, यहाँ पर क्या कर रहा है, एक 20 रुपीज़ वाली शक्कर खरीद रहा है 20 रुपये वाली, और एक 15 वाली। अब दोनों को मिक्स कर रहा है और सेल कर रहा है। सेल कितने में कर रहा है? इस शुगर को दोनों को मिक्स करके सेल जो कर रहा है 16 पर kg में कर रहा है। तो यहाँ पर वो पूछना चाह रहा है कि इसे किस रेशियो में मिक्स किया गया है, किस रेशियो में मिलाया गया है। तो यहाँ देखते हैं, मैंने आपको अभी बता दिया कि हमेशा जब भी मिक्स करने की बात करेगा तो हम मिक्सचर लगाएंगे, मिक्स एलिगेशन प्रोसेस लगाएंगे। यहाँ देखते हैं, पहला 20 रुपीज़ पर kg, 20 रुपीज़ पर kg की है। सेकेंड फिर 15 रुपीज़ पर kg की खरीद के लाया, दोनों को मिक्स किया, मिक्स वाली वैल्यू मिडिल में लिखेंगे, मिक्स वाली वैल्यू दोनों को मिक्स किया, यानी कितने में बेच रहा है? 16 रुपीज़ पर kg में। यहाँ पर जो है आपको ये CP है, ये भी CP है, और उसको बेच रहा है 16 रुपीज़ पर kg में। देखो, अगर यहाँ पर प्रॉफिट वगैरह दिया होता तो मैं CP निकालता। यहाँ पर नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस का केस है। अगर सपोज यहाँ पर प्रॉफिट दिया होता 10%, तो इस 16 रुपीज़ को मैं CP बनाता। ये 16 रुपये में सेल किया है, लेकिन ये आपका क्या है, नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस। अगर यहाँ प्रॉफिट होता तो मैं इसको CP बनाता, लेकिन इसको 16 को, ये ऑलरेडी नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस का केस है, तो यहाँ पर ये डायरेक्ट 16 लिख दीजिए। ओके, माइनस कर लीजिए। डिफरेंस क्रॉस में चेक करते हैं, 20 माइनस 16 4, 16 माइनस 15 1, यानी 1:4। दिस विल बी आंसर। फोर्थ इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सम ऑफ फॉर 2 ईयर एट 8% इज 768। द सम इज 8% की दर से 2 वर्षों के लिए किसी राशि के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 768 रुपये है। तो योग क्या होगा, वो मूलधन क्या होगा, प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है। मूलधन देखते हैं, फाइंड करते हैं। अच्छा, 8% रेट है, 8% रेट, 8% का मतलब क्या होता है? 8% का मतलब क्या होता है? 2/25। आप सॉल्व कर लेंगे 8/100 करके, 4 से डिवाइड होगा 2 बार, 4 से 25, 2/25। अगर 2 ईयर की बात है, इस 25 को लेना है, ये आपका प्रिंसिपल। 2 ईयर की बात है, तो इस 25 का मैं प्रिंसिपल को मानूंगा 25 का स्क्वायर। क्या? 25 का स्क्वायर, यानी 25 का स्क्वायर कितना? 625, 625। तो ये आपका प्रिंसिपल हो गया 625। आपका 2 ईयर का निकालना है डिफरेंस, CI और SI का डिफरेंस। तो मैं आपको एक मेथड बताता हूँ। वैसे इसका कॉन्सेप्ट होता है, डायरेक्ट कर सकते हैं, काफ़ी सारे तरीके से इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको 2/25 निकालेंगे, तो फर्स्ट ईयर में 2/25 कितना आएगा? 25 से डिवाइड कर दीजिए, 25 इंटू 2 50, यानी ये पहली ईयर का है। 50 रुपीज़ मिलेगा फर्स्ट ईयर में, कितना मिलेगा? 15 रुपीज़। सेकेंड ईयर बात करते हैं, पहली ईयर आपको मिलेगा 50 रुपीज़। सेकेंड ईयर फिर से अगेन इससे लेंगे 2/25, तो 15 ही मिलेगा लास्ट। फिर थर्ड ईयर में, सेकेंड ईयर में इस इंटरेस्ट के वो इंटरेस्ट लगेगा, तो 50 पर इंटरेस्ट लगाएंगे 2/25, तो कितना आएगा? 25 से डिवाइड करेंगे 2 पर जाएगा, 2 इंटू 2 4। अब आप अच्छे से समझना, ये 50 जो है वो SI है फर्स्ट ईयर का, ये जो 50 है वो सेकंड ईयर का SI है।
50 + 4 जो है वो सी आई है सेकेंड ईयर का। तो फर्स्ट ईयर में एस आई और सी आई इक्वल होते हैं, सेकेंड ईयर में ये क्या है एस आई 50, ये +4 क्या है, ये पूरा सी आई है। तो अगर ये 2 ईयर का एस आई 50 और 50 100 है, तो सी आई कितना है 50 + 50 100 + 4 104। तो आपका डिफरेंस जो है यही आपका डिफरेंस है सेकेंड ईयर 2 साल का सी आई और एस आई का डिफरेंस है। 4 की वैल्यू आपको कितनी दी गई, 4 की वैल्यू आपकी दी है 768। तो अभी 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से कितनी बार, 4 से 1 बार, 4 9 जा, 4 2 जा, 1 की वैल्यू 192। हमारा प्रिंसिपल कितना है 625, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 625। इस 625 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो आंसर जो आपका आएगा 625 को बोल सकते हैं आप, 625 को 5 की पावर 4 और 192 को 2 की पावर 4 16 इंटू 12, 192 को 12 इंटू 2 की पावर 4 बोल सकते हैं। अब ये 2 की पावर 4 है, ये 5 की पावर 4 है, यानी 1 2 और 5 मिला के 1 0 बनता है, कितना 1 0। अगर मैं 2 बार 2 लूँ, 2 बार 2 और 2 बार 5, तो कितने जीरो बनेंगे, यानी ये 10 बनना है, ये 100 बनना है। तो यहाँ पर मेरे पास 2 की पावर 4 है, 5 की पावर 4 है, यानी 4 जीरो बन जाएंगे, कितने जीरो 4 जीरो, 1 0 2 0 3 0 4 0, ये 12 आपका लिखा है, यानी 12,000 इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है सभी को। इस क्वेश्चन को मैं फिर से बता दूं एक बार फिर से, ये तो आपका थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो रहा है, ट्रिक से देखते हैं। तो यहां से देखते हैं 8% दर है, तो फर्स्ट ईयर तो 8% मिल जाएगा, सेकेंड ईयर भी 8% मिलेगा। अब जो डिफरेंस होगा 2 ईयर का वो क्या होगा, इस 8% का भी 8% मिलेगा, क्या होगा 8% का भी 8% मिलेगा। तो इस 8% का भी 8% कितना होगा, इस 8% का भी 8% 0.64% होगा, कितना 0.64। यही आपका क्या होगा डिफरेंस, यही क्या होगा डिफरेंस। तो मैं आपको 2 ईयर का डायरेक्ट डिफरेंस का फॉर्मूला लिखा देता हूँ। डिफरेंस का 2 ईयर का फॉर्मूला, 2 ईयर का सी आई और एस आई का, वो आपका क्या होता है r²/100। ये जो होता है आपका r²/100। आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, देखना जब मैं डायरेक्ट यूज कर देता हूँ, यानी 8 आपकी रेट जो है 8 है, 8 का स्क्वायर अपॉन 100 यानी 64.64%, 0.64% इक्वल टू 768, यानी 1% कितना आएगा, 1% जो आपका आएगा 768/0.64। आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100 का मल्टीप्लाई इस साइड, 100 से मल्टीप्लाई इस साइड। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे वो देख लेना आप जरा थोड़ा सा। इस 64 से इसमें डिवाइड करना है, इस 64 से इसमें डिवाइड करना है, 64 से ये 1 बार जाएगा, इस पॉइंट को हटा लीजिए, 2 जीरो आ जाएंगे, ये 64 से 1 बार। अब 4 की टेबल में 8 कब आता है, 4 की टेबल में कितना आता है, ये 12 बचा है, यानी 2 बार कटेगा ये, यानी 1,20,000 इस क्वेश्चन का आंसर है। कहाँ गया ये। तो कुछ लोगों को डिजिटल सम आता होगा, तो मैं आपको डिजिटल सम भी बता देता हूँ थोड़ा सा। इस क्वेश्चन में डिजिटल सम लग रहा है इसलिए मैं बता रहा हूँ, जैसे देख लेते हैं। यहाँ तक हम पहुँच ही गए थे इस क्वेश्चन में। तो 1% जो आपका आएगा वो 1% की वैल्यू जो आएगी आपकी 768/64। आपको 100% निकालना है, तो 2 2 जीरो लगा दो इस साइड भी 100 से मल्टीप्लाई। अब डिजिटल सम क्या होता है, आप डिजिटल सम देख लेना। यहाँ पर 7 + 6 + 8 कितना हो जाएगा आपका, 8 + 7 15 + 6 21 अपॉन में 6 + 4 10, ये 0 + 0 + 1 इंटू 1, 0 + 1 1, 2 + 1 3, 3 इंटू 1 अपॉन 1, यानी 3 इंटू 1 अपॉन 1 3, यानी जिसका डिजिटल सम 3 होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी इसका तो डिजिटल सम 1 1 ना, ये आंसर नहीं होगा, ये 1 1 2 1 ना, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ आगे बढ़ते हैं, 1 + 7 8, यहाँ डिजिटल सम 8 बनना है, ये भी आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर 1 और 2 3, जीरो ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी यही इस क्वेश्चन का आंसर था। आप डिजिटल सम से जा सकते थे, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 ईयर एट 10% per annum इज
525 द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द डबल द टाइम एट द हाफ ऑफ द रेट परसेंट पर एनम इज। एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 525 रुपये उसी राशि पर प्रति वर्ष की दर से आधे प्रतिशत की दर से दुगने समय के लिए साझा ब्याज क्या होगा। अच्छा, यहाँ से देखते हैं, ये 10% पर ईयर मिल रहा है हमें CI। अगर प्रिंसिपल आपका 100 है, प्रिंसिपल कितना है आपका, प्रिंसिपल सपोज आपका कितना है 100, तो फर्स्ट ईयर के 10% मिलेगा, फर्स्ट ईयर 10% मिलेगा तो 10 मिलेगा, फिर सेकेंड ईयर फिर से 10% मिलेगा, अगर 10% मिलेगा तो फिर से 10 मिलेगा। अब इस 10 का भी 10% निकालेंगे, इस 10 का भी 10%, तो कितना आएगा 1। यानी 2 ईयर का जो CI है वो 10 + 10 20 + 1 21 है। इस 21 की वैल्यू, इस 21% की वैल्यू जो आपकी है वो 525 है। कितना है 525। अब काफ़ी लोग 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर यहाँ से रेट हाफ करेंगे, फिर 2 ईयर का डबल टाइम करेंगे। तो हाँ, यहाँ से आप देखेंगे रेट कितनी है 10%। ये क्या कर रहा है, उसी राशि पर प्रति वर्ष की दर से आधे प्रतिशत की दर से दोगुना समय। तो रेट को कर रहा है हाफ और टाइम को कर रहा है डबल। अगर रेट को हाफ करें और टाइम को डबल करें तो इंटरेस्ट पर कोई फर्क पड़ेगा कि आप भी जानते हो। जैसे रेट 10 है, रेट आपकी 10% है और टाइम आपका 2 ईयर है। अगर मैं रेट को 5% कर दूं, हाफ 5%, और टाइम को डबल कर दूं 4, तो यहाँ से भी 10 × 2 20 और यहाँ से भी 5 × 4 20%। तो इंटरेस्ट जो हमें मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट, वो कितना मिलेगा R × T, 5% × 4 कितना 20%। इंटरेस्ट जो मिलेगा हमें 20% मिलेगा। तो आप निकाल लीजिए 1% की वैल्यू निकालो, यहाँ से 1% कितना है, 20% डिवाइड करेंगे, 21 2 = 42, 10 बचा है। अब आप कहीं 21 5 = 105, 105, तो 1% आपका 20 है। आपको 20% की वैल्यू निकालनी थी, 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 × 20 500, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो है 500 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने आपको टाइम एंड वर्क का वीडियो भी बनाया था, टाइम एंड वर्क में इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करा दिया था, है ना। फिर से देख लेते हैं। A and B टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days, B and C in 24 days and A and C in 36 days. In how many days will all of them together complete the work? A और B एक साथ एक कार्य को 18 दिन में, B और C 24 दिन में और A और C 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे सभी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। सिंपल है, देख लेते हैं। अच्छा, A और B जो कर रहे हैं आपके, A और B 18 डेज में, कितना 18। B और C का दिया आपका 24, B और C 24। फिर नेक्स्ट आपका C और A दिया आपका A और C और A 36। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था टाइम का एलसीएम लेंगे तो वर्क आएगा। वर्क कैसे निकालेंगे, बड़े नंबर से। बड़ा नंबर कौन है 36। अच्छा, अब 36 जो है उसकी टेबल पढ़िए, 36 1 = 36, 36 2 = 72। क्या 18 की टेबल में आता है, हाँ 18 4 = और 24 की टेबल में आता है 24 3 = तो इसका वर्क जो है 74 मैंने डिसाइड कर लिया। 18 से डिवाइड करेंगे, एफिशिएंसी कितनी आई, 18 4 = 72। जिसने मेरे टाइम एंड वर्क का इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा वो टाइम एंड वर्क का वीडियो देख ले। इसके बाद इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो आप। 24 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 टाइम्स, और 36 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स। आपको किससे कराना है, सभी से मिलकर कराना है एक साथ, ऑल ऑफ देम, सभी को एक साथ कराएंगे तो कितना टाइम लगेगा। अच्छा, सभी की इफिशिएंसी निकालते हैं। यहाँ से A कितनी बार है 2 बार है, B कितनी बार है 2 बार है, C कितनी बार है 2 बार है, 2 कॉमन ले लिया, यानी 2 कॉमन ले लिया, A + B + C, यानी A + B + C की इफिशिएंसी कितनी है 4 और 3 7 7 2 9 9 है। अगर मैं आपसे पूछूं A + B + C की इफिशिएंसी कितनी होगी, A + B + C की इफिशिएंसी कितनी होगी, तो 9/2 होगी। कितनी होगी 9/2। क्लियर है यहाँ तक। आपको टाइम निकालना है, तीनों की इफिशिएंसी मुझे पता है, टाइम बराबर होता है W/E। W कितना है 72 डिवाइड 9/2। इस 9 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, और ये 2 आपके इंटू में चले जाएगा ऊपर, 8 × 2 कितना आएगा 16, और 16 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ तक सभी को क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेन कवर अ डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन A एंड स्टेशन B in 45 minutes if the speed of the train is reduced by 5 km/h, then the same distance is covered in 48 minutes. The distance between station A and B is,
ए और बी की डिस्टेंस बताना है स्टेशन की। एक ट्रेन स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच की दूरी 45 मिनट में तय करती है। यदि ट्रेन की गति 5 किलोमीटर पर आवर से कम हो जाती तो समान दूरी 48 मिनट में तय की जाती। स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी बताइए। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो TDS टाइम डिस्टेंस स्पीड का ये क्वेश्चन है। TDS का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, S इंटू टी इक्वल टू डी। मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ इस क्वेश्चन को कराने से पहले। अगर किसी भी क्वेश्चन में देखो, इससे पहले मैंने टाइम एंड वर्क में कॉन्सेप्ट बताया था, E इंटू टी इक्वल टू डब्ल्यू, एफिशिएंसी इंटू टाइम इक्वल टू वर्क। यहाँ भी सेम प्रोसेस है, यहाँ पे ETW है, यहाँ STD है। मैंने बोला था अगर W आपका कांस्टेंट है तो ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। अगर एफिशिएंसी बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा, अगर एफिशिएंसी को डिक्रीज करेंगे तो टाइम इंक्रीज होगा। ऐसे ही यहाँ भी प्रोसेस है। ये पर्सन जो है अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर कम कर देता है, इसकी वजह से टाइम ज़्यादा लगने लगता है। यानी सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। अगर डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट है, अगर डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम में रिलेशन होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा, अगर टाइम को स्पीड को डिक्रीज करेंगे तो टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ भी वही बात है, आपने स्पीड को 5 किलोमीटर कम कर दिया तो टाइम आपको ज़्यादा लगने लगा, 45 मिनट या 48 मिनट। इस केस में क्या करेंगे आप? स्पीड और टाइम को रिवर्स कर देंगे। क्या कर देंगे? स्पीड और टाइम को रिवर्स कर देंगे। तो यहाँ देखते हैं पहले 45 मिनट, पहले टाइम कितना लग रहा है? 45 मिनट। बाद में टाइम कितना लगा? 48 मिनट। लेकिन ये हो क्यों रहा है? क्योंकि आपने स्पीड को डिक्रीज किया। तो यहाँ से स्पीड और टाइम में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, तो ये पलट जाएंगे, स्पीड और टाइम पलट जाएंगे। तो यानी यहाँ से स्पीड जो आ जाएगी, स्पीड का रेशो जो आ जाएगा, तो पहले टाइम का रेशो देख लीजिए आप। 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 3 से डिवाइड करेंगे 15 और 3 से डिवाइड करेंगे 16, यानी स्पीड कितनी आ जाएगी? एक बार फिर से मैं हटा देता हूँ उसको। 45 मिनट 48, स्पीड को पलट दीजिए 48 रेशो 45, 3 से डिवाइड हो जाएगा ये 15 और ये 3 से डिवाइड 16। यहाँ से यहाँ से 16 रेशो 15 बन रहा है, यानी 1 की वैल्यू कितनी है? 16 से 15 कर दिया, 1 की वैल्यू 5 डिक्रीज की है। तो 1 की वैल्यू 5 है तो 16 की कितनी आएगी? 18 आ जाएगी। पहली वाली स्पीड आपसे पूछता कितनी है? अगर आपसे पूछा होता पहले वाली पहले वाली स्पीड कितनी है तो 80 किलोमीटर पर आवर। अगर आपसे बाद वाली पूछे तो 75 किलोमीटर पर आवर। अगर आपसे बोलता बाद में कितनी स्पीड से जा रहा है तो 75। अगर आपसे पहले वाली पूछ रहा है तो 80 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आपसे दोनों में से कोई भी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। अगर आपसे पूछता पहले वाली स्पीड 80, बाद वाली 75, लेकिन आपसे पूछा ए और बी की डिस्टेंस बता दीजिए। डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस होती है S इंटू टी। डिस्टेंस होता है S इंटू टी। डिस्टेंस आपका जो होता है S इंटू टी, तो आप किसी से भी कर सकते हो, इससे कर लीजिए चाहे इससे। 80 किलोमीटर से जा रहा है, 80 से टाइम 45 मिनट। ये अगर आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो टाइम भी आवर्स में लेंगे, 60 से डिवाइड, तो ये 3 टाइम्स, 15 से ये 4 टाइम्स, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 20 इंटू 3 60, यानी जो ए और बी की डिस्टेंस होगी वो 60 किलोमीटर होगी। फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर विच वैन मल्टीप्लाइड बाय 1800 1800 गिव्स अ परफेक्ट क्यूब इज। सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग जिसे जब 1800 से गुणा किया जाता है तो एक पूर्ण घन प्राप्त होता है, क्या है? सॉल्व करते देखते हैं। तो पूर्ण घन के लिए हमें क्या करता है? अगर आपका स्क्वायर दिया है, अगर यहाँ पे पूर्ण घन की जगह स्क्वायर होता, वर्ग होता, परफेक्ट क्यूब जो होता परफेक्ट स्क्वायर, यानी पूर्ण वर्ग होता, तो आप 2-2 के पेयर बनाते। लेकिन यहाँ परफेक्ट क्यूब दिया है तो यहाँ पे पूर्ण घन के लिए आपको 3-3 के पेयर बनाने होंगे। 1800, तो इसके फैक्टर कर लीजिए पहले। तो 18 इंटू 100, 18 इंटू 100। अब 100 को भी आप ब्रेक कर लीजिए कितनी बार? ये 18 जो हो जाएगा आपका 3 इंटू 3 9 और इंटू 2, ये हो गया आपका 18। और 100 को ब्रेक कर लीजिए, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 25 यानी 5 इंटू 5, तो यानी आपका 1800 को मैंने फैक्टर कर दिया। या आप ऐसे अब निकाल सकते थे, 2 से डिवाइड करके, 3 से डिवाइड करके, ये वाले मेथड से कर सकते थे 1800, लेकिन मैंने इससे नहीं किया, डायरेक्ट कर दिया।
तो आप कहेंगे किस संख्या से किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए। उसने ये भी नहीं पूछा, उसने पूछा है डिजिट का सम क्या होगा। अगर आपसे ये पूछा होता किस संख्या से मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, ऑप्शन से भी किया जा सकता था, लेकिन उसने पूछा है उस संख्या का सम क्या होगा, तो हम अभी ट्रिक नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, देखते हैं। तो यानी ये 2 2 के तो पेयर बन गया, लेकिन 3 का पेयर नहीं बना है। यहाँ एक 3 की ज़रूरत है और 5 को भी एक 5 की ज़रूरत है, यानी 3 × 5। यानी हमें अगर वो नंबर पूछा जाता, अगर वो नंबर पूछा था तो 15 आंसर होता। और आपसे पूछा जाता इस नंबर को क्यूब बनाने के लिए किस नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए, तो आपका आंसर 15 होता। इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन क्वेश्चन उसने अलग पूछा। क्वेश्चन पूछा है सम ऑफ डिजिट, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए उस नंबर के डिजिट का सम पूछा गया है। तो आप कहें इस नंबर के डिजिट का सम जो होगा संख्या का योग 1 + 5 कितना होगा, 6 होगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो है 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ बिग गार्डन 60% ऑफ द ट्रीज आर कोकोनट ट्रीज। एक गार्डन में जो है 60% जो है आपके नारियल के पेड़ है। नेक्स्ट, 25% ऑफ द नंबर ऑफ कोकोनट ट्रीज आर मैंगोज। आपके 25% ट्रीज जो है मैंगो के हैं, एंड 20% ऑफ द नंबर ऑफ मैंगोज ट्रीज आर एप्पल ट्रीज। इफ द नंबर ऑफ एप्पल ट्रीज आर 1500, देन द नंबर ऑफ ट्रीज इन द गार्डन इज। एक बड़े बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं, नारियल के पेड़ों की संख्या का 25% जो है आम के पेड़ हैं, और आम के पेड़ों की संख्या का 20% सेब के पेड़ है। यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1500 है तो बगीचे में पेड़ों की संख्या क्या है? देखो स्टार्ट में हम जो भी मानते हैं, स्टार्ट में देखो अगर हम बचपन वाला मेथड यूज करते तो एक्स मान लेता मैं, अभी उस मेथड से मैं करा नहीं रहा, हमेशा आपको 100% मानना है। स्टार्ट में जो भी चीज़ होती है वो 100 होती है, तो मैंने 100% मान रखा है। इस 100 का जो आपके कोकोनट ट्री है, नारियल ट्री कोकोनट, वो कितने हैं 60%। यानी 100 का 60% निकालेंगे तो 60 ही आएगा। यानी जो कोकोनट है वो तो 60% है। अब आपके 25% ऑफ द कोकोनट ट्रीज आर मैंगो। अब इस कोकोनट का भी 25% क्या है? मैंगो। तो आप जानते हैं 25% कितना होता है? 25% होता है 1/4। जिसे नहीं पता वो 25/100 करेगा। 25 डिवाइड 100, 25 बन जाए 25/100 कितना होगा? 4 टाइप्स, यानी 1/4 होता है। जिसको नहीं आता वो 25/100 करेगा। ठीक है, 25% होता है 1/4। यानी जो आपके मैंगो ट्रीज हैं वो कोकोनट के 1/4 है, यानी इसका 1/4 कितना आएगा? यानी 60% का 1/4 निकालेंगे तो आप 15% आएगा। यानी आपके जो मैंगो आ गए M4 मैंगो, यानी मैंगो जो आगे आपके कितने हो गए? 15%। मैंगो जो आपके हैं वो 15% आगे बढ़ता है। नेक्स्ट लाइन में आपसे बोला गया 20% ऑफ द नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज आर एप्पल ट्रीज। जो आप मैंगो का भी 20% जो है ना एप्पल है। मैंगो कितने आपके? मैंगो आपके 15% है, इस 15 का भी 20%, यानी 20% आप जानते हैं 20% होता है 1/5। तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लेनी है अगर एग्जाम निकालना है तो 20% आपको अभी मैं बता देता हूँ। 20% हटाएंगे तो 100 आएगा। 20 से ये 1 बार और 20 से ये 5 बार, यानी 1/5 होता है। ये कितना होता है? 1/5। तो इस 15 का भी 1/5, 15% का भी 1/5 क्या है? एप्पल है, ए एप्पल। यानी 5 से डिवाइड करेंगे तो 3%, यानी आपके एप्पल के नंबर की संख्या कितनी आ गई? 3%। आपके एप्पल जो है 3% है, और ये आपको गिवन है। एप्पल की संख्या कितनी है? 1500, 1500। और आपको टोटल गार्डन में ट्रीज बताने, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप देखते हैं 3% कितना है? 1500। 3% कितना है? 1500। 1% कितना आएगा? 1% 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 से ये 5 टाइम्स 500। 1% कितना आ गया? 500। हमें 100% की वैल्यू कैलकुलेट करना है। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन में पूछता आपसे कोकोनट ट्रीज कितने हैं, तो 500 × 60 कर देते, आप कोकोनट आ जाते। अगर आपसे पूछता इसी क्वेश्चन में मैंगो, तो 500 × 15 कर देते, मैंगो आ जाते। एप्पल तो आपको गिवन ही है, आपको 100% चाहिए तो 2 0 लगा दो, दोनों साइड 2 0 लगा दो, यानी 15,000 इस क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड विल बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दादा स्पेंड 40% ऑफ हर सैलरी ऑन फूड्स, 20% ऑन हाउस रेंट, 10% ऑन एंटरटेनमेंट एंड 10% ऑन कन्वीनियंस। If her saving at the end of a month are 1,500, then her salary per month is। राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% वाहन पर खर्च करती है। यदि एक महीने के अंत में उसकी बचत 1500 है तो प्रति महीने उसका वेतन क्या है? तो आपको स्टार्ट में जो भी चीज़ माननी है वो 100 माननी, मैंने आपको बता दी। यानी सैलरी मैं सपोज कर लेता हूँ उसकी 100 है,
उसकी सैलरी जो है इनकम आई, इनकम कितनी है 100%, इनकम कितनी है 100%। अब इनकम में से 40% फूड पर कितना 40%, 40% फूड पे, 20% हाउस रेंट, घर के किराए पे, हाउस रेंट पर 20%। अब नेक्स्ट देखते हैं 10% एंटरटेनमेंट पर, मनोरंजन पर, 10% एंटरटेनमेंट पर। अब रिमेनिंग पार्ट कितना बचा 40% प्लस 20% कितना हो गया 60, 60 प्लस 10 कितना हो गया 70%, यानी 70% उसने स्पेंड कर दिया। इन टोटल मिला के 70% हो रहा है, कितना 70%। अब रिमेनिंग कितना बचा, उसके पास रिमेनिंग जो बची है सेविंग, रिमेनिंग यानी आर यानी सेविंग, रिमेनिंग सेविंग जो है उसकी कितनी है 1500, लेकिन हमारी सेविंग कितनी बची है 70% उसने स्पेंड कर दिया, 30% बचा। इस 30% की वैल्यू आपको गिवन है, 30% की वैल्यू कितनी है 1500, 1500। तो आप कहेंगे यहाँ से 3 से मैं डिवाइड कर दूँ, 3 से ये डिवाइड कर देता हूँ मैं, या फिर आप 0 भी कैंसिल कर दीजिए, 3 से डिवाइड करेंगे 1 बार, 3 से ये 50, यानी 1% की वैल्यू जो है 50 है, 1% की वैल्यू 50 है। आपसे पूछा तो प्रति माह उसकी वेतन क्या है, ज़्यादा अपने वेतन में 40%। अच्छा यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, 10% उसने जो है कन्वेंस पे भी खर्च किया है, ये मैं ऐड करना भूल गया हूँ यहाँ पर, एक बार फिर से देख लेना ज़रा। 10% उसने कन्वेंस पे भी खर्च किया है, तो अब टोटल जो होगा वो इसको भी 10% को भी मिला के 40 प्लस 20 60, 60 प्लस 10 70, 70 प्लस 10 80%, यानी टोटल उसने 80% स्पेंड किया 80%। तो उसकी सेविंग जो है, उसकी सेविंग जो कितनी है वो 20% बची है, क्योंकि टोटल इनकम जो है 100% है। इस 20% की वैल्यू जो है 1500, 20% की वैल्यू 1500, जीरो से जीरो कैंसिल, 1% की वैल्यू कितनी आएगी 75। अगर 1% 75 है, मुझे उसकी मंथली सैलरी निकालनी है, मंथली सैलरी जो मैंने 100% डिसाइड की है, तो 2 जीरो दोनों साइड चिपका दीजिए, 2 जीरो, यानी उसकी मंथली सैलरी जो है 7500 है। सेकंड विल बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of tower and in the same straight line with it are complementary angle। यहाँ complementary angle कर लेना, complementary angle बनाते हैं। The height of the tower is, टावर के आधार से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदुओं से टावर के शीर्ष के उन्नयन कोण और इसके साथ ही एक रेखा में पूरक है, इसके जो एंगल्स हैं वो पूरक है। मीनार की हाइट बतानी है, मीनार की ऊंचाई बतानी है, ठीक। देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो एक टावर है, ये सपोज कर लिया मैंने, एक टावर है, ये टावर है, ए भी मेरा टावर है। इस टावर के बेस से 4 मीटर की डिस्टेंस पर और 9 मीटर की डिस्टेंस पर दो पॉइंट्स हैं, 4 मीटर और 9। तो ये सी पॉइंट हो गया आपका, सी पॉइंट, और ये आपका डी पॉइंट हो गया, डी। ये 4 मीटर की डिस्टेंस है। नेक्स्ट डिस्टेंस जो आपकी है वो 9 मीटर की है, कितने 9 मीटर, ये 9 मीटर की डिस्टेंस है। BC की जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर है और BD की डिस्टेंस जो है 9 मीटर है। वो आपको बोल रहा है यहाँ से जो एंगल बनना है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप जानते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है दो एंगल का सम जो है वो 90 आए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, पूरक कोण का मतलब होता है दो एंगल का सम जो 90 आए, 90। तो मैं सपोज कर लेता हूँ ये टावर की टॉप से, टावर के टॉप से, ये टावर की हाइट है ए बी जो है टावर की हाइट है, मैंने एच सपोज कर ली, टावर की हाइट एच है। यहाँ से टावर के टॉप से डी पॉइंट से जो एंगल और सी पॉइंट से जो एंगल बनना है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो आप कहेंगे अगर ये थीटा है, मैं आपको बता दिया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है एंगल के सम होता है 90 डिग्री। अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये कितना हुआ 90 माइनस थीटा, ये होगा 90 माइनस थीटा। राइट एंगल थ्योरम लगाएंगे आप, राइट एंगल थ्योरम। पहले मैं ट्रायंगल ABC में ले रहा हूँ, ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में tan 90 माइनस थीटा, ये tan 90 माइनस थीटा में ले रहा हूँ, tan 90 माइनस थीटा। अच्छा tan थीटा आप जानते हैं, tan थीटा क्या होता है, आपका tan थीटा जो होता है
वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो h अपॉन 4, यहाँ से h/4 हो जाएगा। तो यहाँ से आप बोलेंगे टेन थीटा जो होगा 90 माइनस थीटा, वो क्या होगा 90 में चेंजेस होता है, आपको पता होगा, ट्रिग्नोमेट्री पड़ी होगी, टेन 90 माइनस थीटा 90 में चेंज, यानी कॉट थीटा में ये चेंज हो जाएगा। कॉट थीटा की वैल्यू आ गई आपकी h/4। अब नेक्स्ट ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए ABD, ट्रायंगल ABD में देख लीजिए आप, टेन थीटा इक्वल टू, यानी ये हाइट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार। तो आप कहें h/9, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 2, तो आपका आएगा क्या, यहाँ से मैं नीचे कर देता हूँ, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे ये एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। कॉट थीटा इंटू टेन थीटा का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आप जानते हैं कॉट थीटा इंटू टेन थीटा ये रिवर्स होते हैं आपस में। कॉट थीटा इंटू टेन थीटा जो होता है वो आपका 1 होता है। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ से तो 1 आएगा। और इस साइड h इंटू h स्क्वायर, और 4 इंटू 9 कितना 36, यानी h² की वैल्यू कितनी आ गई, h² की वैल्यू 36। तो आप h की वैल्यू निकालेंगे तो वो h की वैल्यू कितनी आएगी, तो जब भी h², जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक बार याद रखना x², इसमें और इसमें डिफरेंस होता है। अगर ये मैं 36 ऐसे लिखूँ x√36 x² 36, तो इसमें एक बड़ा डिफरेंस होता है, इसकी x की वैल्यू जो आएगी वो 6 आएगी, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, पावर 1 वाली है, इसका आंसर 6 आएगा। लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x², तो इसके आंसर 2 आएंगे, प्लस माइनस 6 आएगा, प्लस माइनस 6। एच में ये सॉल्व ऐसे नहीं होगा, ऐसे सॉल्व होगा, x² 36 दिया था, ये 36 इस साइड जाकर सॉल्व होगा। 36 को 6 का स्क्वायर बोल सकते हैं, आप जानते हैं क्या, a² माइनस b² a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ से 2 सॉल्यूशन बनेंगे इसके, और क्वाड्रेटिक का पावर 2 है तो यानी 2 आंसर आएंगे। लेकिन अभी क्या है, हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस, तो सभी जानते हैं हाइट जो है नेगेटिव नहीं होती, तो यहाँ पे तो आंसर एक ही बनने वाला है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन कुछ और में होता तो वहाँ पर 2 आंसर आते हैं, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 आंसर आते हैं, याद रखना हमेशा। हाइट यहाँ पर नेगेटिव नहीं होती, इसलिए मैंने -6 नहीं लिया है। अगर ये क्वेश्चन कहीं और होता तो इस क्वेश्चन का आंसर प्लस माइनस 6 आता, लेकिन हाइट नेगेटिव नहीं होती इसलिए मैंने +6 आंसर लिया, ये +6 इसका आंसर है। आज के सेशन में इतना ही रखेंगे। थैंक यू क्लास, सभी को सेशन पसंद आया है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट क्लास भी मैं बनाऊँ तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर।